जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो जीके जीएस की इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास की शुरुआत हो चुकी है और डेली ये क्लास आपको बता दें सर, शाम को 6 बजे 6 PM पर ये क्लास होती है। शाम को 6 बजे एसएससी जीडी स्पेशल और भी सभी एग्जाम के लिए टॉप 25 क्वेश्चन आपको करवाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जीके जीएस के भोकाल प्रश्न की सीरीज में आज 16वां वीडियो लेके आए हैं। सेट नंबर 16 है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे आपके एग्जाम के लिए। पूरे के 25 क्वेश्चन हैं। इनमें से आप सर जितने भी क्वेश्चन करें, हमें 25 में से अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता कर जाए, ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ही रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए, सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार बिल्कुल रखे गए हैं, जैसा आपके एग्जाम में सिलेबस में आता है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन रखे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर PDF तैयार किया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्यसभा लोकसभा में, केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो देखिए मैं आपको बता दूं सर, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है सर जो केवल लोकसभा में रखा जाता। कहाँ सर? लोकसभा में रखा जाता। ऐसा क्यों? देखिए ये लोकसभा से ये प्रस्तुत हो जाता, जब पास ये हो जाता लोकसभा से, उसके बाद इसको कहाँ सर भेजा जाता? राज्यसभा में भेजा जाता, राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा इसको अपने पास सिर्फ 14 दिन रखती है और 14 दिन के बाद अपनी इस पर अनुमति दे या ना दे, लेकिन वो अनुमति मान्य नहीं है। कोई सलाह दे या ना दे, लोकसभा को वह अनुमति मान्य नहीं है। 14 दिन के बाद ये सर जो विधेयक होता है, धन विधेयक, ये फिर से लोकसभा के पास आ जाएगा और राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देगा, ठीक है। तो आपको जानना है धन विधेयक के विषय में राज्यसभा के कोई पावर नहीं है, पूरी की पूरी जो शक्ति है सर लोकसभा के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए एक बात आपको बता दें सर, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति का कोई खास कार्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कार्य का दिया गया है सर, यदि राष्ट्रपति ना हो, यदि क्या हो सर, राष्ट्रपति किसी कारणवश ना हो तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति अपने यहाँ मतलब गद्दी पर बैठ जाता और बाकी उपराष्ट्रपति का कोई कार्य। लेकिन अपना भारत है, किसी को फ्री में सैलरी नहीं देगा। इसलिए संविधान में चर्चा की गई कि सर जब राज्यसभा की बैठक होगी, यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में आम कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति के ना होने पर राष्ट्रपति का पद कार्यवाहक रूप के रूप में राष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। सीधा पॉलिटी के 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और हाँ, अपना 25 में से आप स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और ना पसंद आए तो डिसलाइक करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का राइट आंसर बताइए क्या होगा? कह रहा भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सर संसद देता है, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय। क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो आपको याद रखना है ऐसा किसके पास ये शक्ति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, चुनाव आयोग जो होता है एक राजनीतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग देता है, ठीक है। आपको यह बात याद रखनी है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन सरल है लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाले आंसर होते हैं, ठीक है। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जरा निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपने अगर अपने दैनिक जीवन में इन बातों को प्रयोग किया होगा तो आप बहुत इजीली से इसका आंसर दे देते हैं, ठीक है। और लिंक आपको हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। एसएससी जीडी के सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। इसमें आपको सर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। आपको लिंक नीचे दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी का जीके जीएस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो के टाइटल के नीचे #जीके जीएस अड्डा 730 स्टडी दिख रहा होगा, तो आप लोग उस पर क्लिक करें, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आपको याद रखना है जो आपके शुद्धता के लिए सिलसिले में हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है सर, ये स्वर्ण आभूषण, यानी कि सोने के अगर आप आभूषण खरीदते हैं सर, कहा है कि सोने के आप आभूषण खरीदते हैं तो सोने के आभूषणों के लिए ये सर इसका प्रयोग किया जाता है हॉलमार्क का। क्लियर है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है एक अश्व शक्ति लगभग किसके बराबर होता है। मैं आपको हर वीडियोस में बताता हूं सर, साइंस आपके एग्जाम में एक अच्छा रोल निभाती है, जहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं, लेकिन बहुत से लड़के इनको छोड़कर चले आते हैं और वही मेरिट में आपसे नीचे गिरेंगे। अगर आप साइंस के क्वेश्चनों को करते हैं तो आप औरों से अलग होते हैं, ठीक है। चलो बताइए क्या होगा, एक अश्व शक्ति लगभग किसके बराबर होता है, 546 वाट, 746 वाट, या 646 वाट, या 846 वाट। क्या होगा राइट आंसर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर एक अश्व शक्ति जो होता है यह आपको जानना है 746 वाट के बराबर होता है। कितने सर, 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों, और अपने दोस्तों में, अपने यारों में, सब जगह शेयर कर दें। क्या है, रुधिर स्कंद में मदद करने वाला विटामिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और सरल भी है। विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन के। मैंने जिस प्रकार से पीडीएफ को तैयार किया उसकी उस तरीके से समझिए। मैंने पहले पॉलिटी के क्वेश्चन रखे, उसके बाद अब आपकी साइंस चल रही, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन उसका भी किया था, स्ट्रेटेजी के का। हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन किया था ये सर हमने इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन किया था, ये वाला इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो ये मतलब ये तरीका होता है किस हिसाब से आप पीडीएफ को तैयार करते हैं, ठीक है। तो आपको याद ना, इसका विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर, विटामिन जो रुधिर स्कंद में मदद करता है वो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बेहतरीन क्वेश्चन है अगला। फुल फॉर्म बुझ ली गई है, बताइए सेज का पूर्ण रूप क्या होता है। ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, हालांकि इकोनॉमिक्स में इसमें आपसे पूर्ण रूप पूछ लिया गया। अच्छा क्वेश्चन बताइए, SEZ का पूर्ण रूप क्या था, स्मॉल इकोनॉमिक्स जोन, इस पे सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या सर्वर एंड इकोनॉमिक जोन। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद है सेज का पूर्ण रूप स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, धमाकेदार क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, साइंस से फिर से क्वेश्चन है। मैंने बताया ना 5 क्वेश्चन, 3 करवा चुके, ये रहा चौथा क्वेश्चन। बताओ क्या अनियमित प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब अनियमित प्राणियों के लिए अनियत तापी, सॉरी अनियमित नहीं, अनियत तापी है। क्या है सर, अनियत तापी प्राणियों के लिए कौन सा सही है बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए उनका शरीर हर समय शीतल रहता है, पहला है। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता है। दूसरी बात, उनके शरीर का तापमान सदा स्थिर रहता है। वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों को वध कर देते हैं। ये कोई बात बढ़िया नहीं है, बताइए क्या होगा। 33 का राइट आंसर बताइए। ये तो आप हटा दीजिए, ये तो कोई गलत बात है। बताओ क्या होगा, अनियमित, अनियत मतलब अनियत जो होते हैं तापी, मतलब तापमान के लिए। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें आपको रखना वे, उनका शरीर जो क्या होता है, इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनके शरीर में तापमान जो होता है वो वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। मतलब जहां पर ये जाएंगे जिस प्रकार का इनको वायुमंडल मिलेगा उसी प्रकार से इनके तापमान में अंतर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, आप लोगों को याद रखना है। ये अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलो ये रहा कंप्यूटर का अगला क्वेश्चन, कह रहा है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके 2 एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसका राइट आंसर सर, आईसी चिप जो बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, ठीक है। काहे के सर बनाए जाते हैं। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। लेकिन ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सर, भारत में सिलिकॉन वैली कहां स्थित है बताइए। भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो कहां स्थित है, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली कहां स्थित। तो आपको याद ना बताइए, तो बंगलुरु। क्या हो जाएगा सर, बंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद ना क्या हो जाएगा सर, बंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या तेजेड़िया बुल और मंदारिया वियर वाणिज्य किस पहलू से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। बुल एंड वियर यानी कि तजाड़िया जिसे बुल कहते हैं, और मंदारिया यानी कि वियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है। बैंकिंग से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ई वाणिज्य से, स्टॉक मार्केट से। बताइए बुल एंड वियर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार 10 बार पूछा गया। सीधे देखिए, अगर एक बात और है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को कठिन करता तो क्वेश्चन को कठिन करने का उसका तरीका मैं बताऊं, अगर वो आपको यहां से बुल और बियर हटा देता, समझो एग्जामिनर और यहां से बुल और बियर हटा दे, तो आप तेजाड़िया और मंदारिया में बहुत कंफ्यूजन होंगे, इतना कंफ्यूजन होंगे कि मैं क्या बताऊं अब कितना कंफ्यूज होंगे आप, ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अब यहां से अगर आप क्वेश्चन को यहां से भी ना कर पाए तो आप में गलती है। बुल और बियर क्या होता है सर, स्टॉक मार्केट के अंग, किसके, स्टॉक मार्केट के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये बेहतरीन, ये क्या होता है, ये आप अपने आप को किस तरीके से करते हैं
ये आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। ये ढंग होना चाहिए किस हिसाब से आप क्वेश्चन को समझते हैं, उसके ऑप्शन से खेलना सीखे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, जीके जीएस की बेहतरीन क्लासेस होती हैं शाम को 6 बजे। डेली मिलता हूं मैं आपको इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। एसएससी जीडी स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कर रहा हूं, लेकिन जो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं वही कर रहा हूं, ठीक है। चलो बताइए क्या प्रतिभा पलायन क्या है? ये प्रतिभा जो पलायन है क्या है? एक रोग होता है, शैक्षिक तथा तकनीक संस्थाओं में विरत छात्रों को कहते हैं, या विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान पर व्यर्थ का खर्चा होता है, कुशल कर्मियों का उत्तावासन को कहते हैं। बताइए, उत्प्रवासन को कहते हैं। प्रतिभा पलायन क्या होता है? देखिए, आपको इस बारे में याद रखना। देखिए, पलायन मतलब क्या होता है? ऐसा कब होता है जो कुशल कर्मी होते हैं सर, कुशल कर्मियों के उत्प्रवासन को क्या कहते हैं सर? ये प्रतिभा पलायन कहते हैं। क्या सर कहते हैं? प्रतिभा पलायन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आपको याद रखना। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या मछलियों द्वारा किसके द्वारा श्वसन की क्रिया की जाती है? बताइए, मछलियां जो होती हैं अपनी श्वसन की क्रिया किससे करती हैं? फेफड़ा, नाक, हृदय, गिल्स। क्या होगा राइट आंसर? बताइए, एक बताना है, गलत नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप खिलखिला उठते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन जो आया है बेहतरीन क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको अगर आप हमारे साथ डेली जुड़े हैं, और जब से मैंने एसएससी जीडी की क्लासेस लेना शुरू की तब से जुड़े हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको 25 में से 22-23 के आसपास आपका टारगेट रहेगा। करंट में नहीं करवा रहा हूं, करंट से जो भी एक दो क्वेश्चन, लेकिन मुझे पूरा भरोसा कि आप करंट को कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मछलियां हैं ये गिल्स के द्वारा शोषण करती हैं। चलो, ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल जैसा कि आपके एग्जाम में आता है, बिल्कुल उसी की तरह। अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। जरा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? बताइए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम है? चलिए, मैं आपको एक सीरीज बताता हूं, पूरी की पूरी आप लोग समझिए और फिर आपको बताना है। देखिए, बंगाल की बात कर लें सर, बंगाल का अगर आपसे पहला गवर्नर सिर्फ पूछा जाए, क्या सर पूछा जाए कि बंगाल का, अगर कह दे कि बंगाल का, क्या सर कहते हैं बंगाल का पहला गवर्नर बता दीजिए। बंगाल का अगर आपसे गवर्नर पूछ ले, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ ले? गवर्नर, तो आपको बताना है सर, जो बंगाल का पहला प्रथम गवर्नर था वो सर लॉर्ड क्लाइव था। क्या सर था? क्लाइव था, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है, क्लाइव। अगर आपसे गवर्नर जनरल पूछ ले, आपसे गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे सर जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। क्या सर था? वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग था। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है, हेस्टिंग्स था ये बात। अगर आपसे ये दो क्वेश्चन क्लियर हुए, चलिए अब मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, अब आता है विलियम बेंटिंक। सर विलियम बेंटिंक को होता है तो भारत का पहला गवर्नर जनरल, अगर आपसे पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो कहेंगे सर विलियम बेंटिंक जो थे, ये वेंटिक ये भारत का था। कहाँ का? भारत का पहला गवर्नर जनरल था। कहा था सर? गवर्नर जनरल था, याद रखेंगे। अगर वायसराय, भारत का पहला वायसराय पूछा जाए तो वायसराय क्या हो जाएगा सर? कैनिंग हो जाएगा वायसराय, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का पहला वायसराय था, ठीक है। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलो, अब इसका राइट आंसर बताना है कि बंगाल का, मैंने आपको बताया, आपको बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था सर? वारेन हेस्टिंग था। अच्छा, अब आपको याद होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, उस वक्त भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कौन था? कैनिंग शासन कर रहा था। उस वक्त गवर्नर जनरल के रूप में कैनिंग आया। फिर उसके बाद आपने 1857 की क्रांति के बाद एक घोषणा पत्र जारी हुआ, जो वहाँ की महारानी ने जारी किया कि अब जो ईस्ट इंडिया, मतलब जो भारत होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ना अधीन होकर अंग्रेजों, मतलब पूरी के पूरी मतलब उस देश के, ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत आएगा। और उसी से लगाकर वो गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया, और पहला वायसराय जो था वो कैनिंग को बनाया गया, ठीक है। उस वक्त कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया। ये रहा अच्छा क्वेश्चन। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है 39 में। इसमें कहा है संसार का सबसे छोटा महासागर, लेकिन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, 2018 वाला जो एग्जाम था 2019 में हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा पूछा गया था, मैंने इस बार सबसे छोटा आपसे पूछ दिया। बताओ सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर? बताओ क्या होगा राइट आंसर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बताओ क्या होगा राइट आंसर।
बताएंगे, गलत नहीं करेंगे। तो आपको याद ना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा सर? आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। क्या सर है? आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा अगर पूछे तो प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा सर? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा ये आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, आर्कटिक महासागर याद रखेंगे। चलो, बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कि इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। हॉकिंस आया था, सर टॉमस रो आया था, एडवर्ड्स आया था, सर वाटर स्टॉक आया था। बताइए किसके शासनकाल में? सर जहांगीर के शासन में। किसका? जेम्स प्रथम का राजदूत। जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था जो जहांगीर के शासनकाल में आया था? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए समझिए, ये दो अगर आपको बिल्कुल नहीं, चलिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करेंगे सर? ये आप तो दो ऑप्शन हटा सकते हैं, बोलो ये दो ऑप्शन आप हटा कर सकते हैं। कन्फ्यूजन सर किस में होता है आपको? हॉकिंस में या सर मतलब सर टॉमस रो में? तो आपको याद रखना है जो ये वाला था, यानी कि जेम्स प्रथम के द्वारा जो भेजा गया था जहांगीर के शासनकाल में, वो कैप्टन हॉकिंस था। क्या सर था? कैप्टन हॉकिंस था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? मतलब सेल मतलब कोशिका, कोशिका का पावर प्लांट, कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? बात करते हैं सर कोशिका की। कोशिका को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा था। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन 1665 में इसका नामकरण रॉबर्ट हुक ने इसका नामकरण किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने इसका नामकरण किया था। याद रखेंगे, ठीक है, 1665 में याद रखेंगे। चलिए अब आपको आता है कि कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा सर? माइटोकॉन्ड्रिया ने गलत लिखा हो, माइटोकॉन्ड्रिया आप कर लीजिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। याद रखेंगे, कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा आपकी पर। वर्गहीन समाज की अवधारणा किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्गहीन समाज की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, या टीवी बोटोमार ने? इनमें से कौन? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब आता है तो जो इसको करता है वो औरों से अलग निकलता है। मैं आपको बता दूं आज संडे है और संडे स्पेशल की मैं आपको बता दूं डेली हर संडे को हिंदी की क्लास लेके आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेटेड है। ये क्लास आज जो होगी, ये आज क्लास आपकी 5 बजे होगी। कितने बजे पर? 5 PM पर होगी। ठीक है, नहीं 5 PM पर आज रीजनिंग की क्लास है। ये क्लास मैं आपको 4 बजे करवा दूंगा। कितने बजे सर? 4 PM पर होगी। 4 PM पर एक क्लास होगी। ठीक है, 4 PM पर एक क्लास होगी और 5 PM पर रीजनिंग की बेहतरीन क्लास लेके आ रहा हूं। एक बार क्वेश्चनों को देखिएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए अगर नाम इंपॉर्टेंट हो तो कहना, बिल्कुल जैसे आपके एग्जाम में आते हैं सर 4 बजे। आप 4 बजे हिंदी की क्लास लेना ना भूलें। इसमें आपको पता चल जाएगा सर आपकी तैयारी हिंदी में कैसी है और आपका स्कोर कितना, जितना क्या पूरा का पूरा पेपर जैसा आता है। ठीक है, और 5 बजे जो आएगी, 5 बजे सर 5 बजे ये आएगी आपकी रीजनिंग की क्लास और बाकी 6 बजे तो ये क्लास आपकी चलेगी ही चलेगी। तो ये 6 बजे क्लास ये भी ना देखना भूलना। ठीक है, चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद ना सर कार्ल मार्क्स ने, किसने? कार्ल मार्क्स ने ये दी थी वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। शाहू को मुगल कैद के किसने मुक्त किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहांदार शाह ने, शाहजादा आलम ने, औरंगजेब ने, शाहजादा कामबख्श ने? अगर आप शाहू की बात करेंगे, जब शाहू जी मतलब ये आज़ाद हुए उसके बाद आप जाएंगे सब मराठा साम्राज्य में तो वहाँ देखेंगे कि राजा राम की पत्नी अपने पुत्र को लेकर शासन कर रही थी। फिर इनको बीच युद्ध हुआ और उसी युद्ध में क्या हुआ सर? उसी युद्ध में अंग्रेजों ने, अंग्रेज और मराठाओं ने, मतलब कुछ लोगों ने, मराठा जो साम्राज्य था उनके कुछ लोगों ने अंग्रेजों से संधि कर ली और उसी से फिर कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य में एक गहरा धक्का पड़ा था। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ा होगा, जब मैं आपको मराठा साम्राज्य पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से अपन लोग पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हल करते हुए चलेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाए? शाहजहां आलम ने। ठीक है, शाहजादा आलम जो था इसने शाहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे के द्वारा अलग हुए हैं? ठीक है, बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार ये मतलब
किस कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये एसएससी जीडी में 2015 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ही पूछा गया, ठीक है। 2015 वाला में पूछा गया कि अंडमान जो द्वीप समूह है ये किस में है? अंडमान निकोबार। और इसकी बात करते हैं सर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल है, जिसे आप ग्रेट चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ग्रेट चैनल कहा जाता है आपको, सॉरी ग्रेट चैनल 10 ये लिखा तो है या 10 डिग्री, क्या है 10 डिग्री, इसे आप क्या कहते हैं सर? 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल जो है ये इसको अलग करता है, ठीक है। आपको याद रखना है ये 10 डिग्री जो चैनल होता है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, याद रखेंगे। यहीं पर अंडमान निकोबार पर जो अंडमान जो ऊपर वाले हिस्से पर यहीं पर आपको वैरन द्वीप मिलेगा। वैरन द्वीप जो है ये वैरन द्वीप ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप पर, ठीक है। वैरन द्वीप यहाँ पर भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। और नारकुंडम जो है ये सुषुप्त ज्वालामुखी, ये भी अंडमान निकोबार में आपको मिलता है, ठीक है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात कर ले आपसे, तो आपको याद ना अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंडल पीक हो जाएगी। क्या सर हो जाएगी? सेंडल पीक, सेंडल पीक, ठीक है। सेंडल पीक याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या लोहे की परत पर किस धातु के गैल्वेनीकरण होता है? साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन है। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? मैंने आपको हर बार बताया, यदि आपकी साइंस अच्छी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप 22 के आसपास स्कोर करेंगे, ठीक है। ये 22-23 वाला जो स्कोर होता है, अगर आप साइंस में सर मतलब जीएस में 22-23 कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन यही मान लीजिए कि एसएसएफ तो आपका पक्का है, अगर आप और भी विषयों में मेहनत करते हैं, खासकर मैथ में, ठीक है। मैथ और साइंस मतलब मैथ जो होता है और ये मतलब ये जीके जीएस, इन दोनों में अगर आप इनमें से मिलाकर मान लीजिए ये 50 मार्क्स बनते हैं, इनमें अगर आप कितने चले कम से कम मैं आपको मान लूँ 40 हैं चले आ जाते हैं, 40 से 45 मार्क्स ले जाते हैं। बाकी उन 50 में से तो आपके ये मान लीजिए कि 45, उनमें से 45 तो पक्के हैं, उनमें से 45 क्या इसमें लड़के 50 लाते हैं, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं वो 50 में 50 लाते हैं, लेकिन बिल्कुल कमज़ोर बच्चा इसमें 45 स्कोर करता है 50 में। और इस वाले में अगर जो अच्छा बच्चा है मतलब अच्छा बच्चा वो अगर 40-45 करता है तो उसका एसएसएफ पक्का। क्या सर? एसएसएफ पक्का है, क्योंकि इस बार एनआईए की वैकेंसीज नहीं है। एसएसएफ या सीआईएसएफ आपका पक्का है, ठीक है। इसमें कुछ और भी तरीके होते हैं पोस्टेज मिलने के, कुछ मतलब राज्य वाई होता है कि इस राज्य को यही कट ऑफ मिलेगी, ठीक है। मैं आपको इस पर वीडियो बनाऊंगा किसी पर तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलिए बताइए, क्या लोहे की परत किस धातु के गैल्वेनीकरण होता है? बताओ। तो आपको याद ना ऐसा जिंक के द्वारा, जेडेन जो होता है इसे जिंक कहते हैं, ठीक है। जस्ता, जिंक या जस्ता, ठीक है। एक बार शायद 2015 में क्वेश्चन पूछा गया जस्ता क्या है, तो जस्ता का ऑप्शन दिया गया था, जेडेन जो है वो जस्ता है, ठीक है। गैल्वेनीकरण होता है। अगला क्वेश्चन, क्या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना है? तो आपको यादना है सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 गुना है। कितना गुना है सर? 6 गुना है, 6 गुना है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया? अगर आपने मेरी बातों को अपने जहन में जितना अभी तक पढ़ाया है, जितना अभी तक मैंने बताया है, अगर एक एक बात आपने नोट की होगी तो ये क्वेश्चन आपको अभी मैं बताकर गया हूं, ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैंने बताया, अगर आप हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। क्या होगा राइट आंसर बताइए? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था, क्या होगा राइट आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 47 का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो आपको याद है इसका राइट आंसर सर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1857 में, 1858 का जो एक्ट आया था इसके द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 में मैंने आपको बताया था लॉर्ड कर्जन उस वक्त शासन कर रहा था, और उसके बाद बादशाह का पद आया था। 1858 में ही पहला बादशाह लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग को, और उसी वक्त ये घोषणा जारी हुई थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ना होकर ब्रिटिश के अंतर्गत ये रहेगा, ठीक है। और उसके द्वारा व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त हो गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये आज स्क्रीन पर।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाकर सारे वीडियोस एसएससी जीडी के देख सकते हैं, जो आपको एक बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर ले जाएंगे और आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। सर अगला क्वेश्चन, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, 25 में से जितना भी आप स्कोर करें जरूर बढ़े। मैंने आपको बताया 4 बजे आपकी हिंदी की क्लास जो स्पेशल होती है सिर्फ और सिर्फ कब, संडे को। 5 बजे डेली क्लास होगी सर रीजनिंग की क्लास, उसे भी लेना ना भूलें। और 6 बजे जीके जिसकी बेहतरीन क्लास, ठीक है। चलो, क्या निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये अगर आप यूपी SSC पेट का एग्जाम उठाएंगे, जो अभी हुआ पेट का एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा घुमाया गया था, लेकिन क्वेश्चन यही था, ठीक है। बताओ, पेट वाले एग्जाम में आया था, आपके जीडी में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। क्या होगा राइट आंसर, बताइए भाई साहब। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपको है ना दादा भाई नौरोजी, एक इनकी बुक है, बहुत बूझी जाती है, दादा भाई नौरोजी की, द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या सर, द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, इन्होंने ही, दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, ठीक है। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही किया था, और उस वक्त इन्होंने प्रतिबद्ध व्यक्ति जो आय बताई थी वो 20 रुपया बताई थी। कितनी? 20 रुपये। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिबद्ध आय किसने बताई थी। और सबसे पहले जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि देश में भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोखरण में, बेंगलुरु में, ट्राम्बे में, कोलकाता में। भाभा अनुसंधान केंद्र। 25 में से सर स्कोर अपना जरूर बताएं, हमें भी आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार बेहतरीन से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हों, ठीक है। तो आपको याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राम्बे में भाभा अनुसंधान परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, ट्राम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आधार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त हो? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जब क्वेश्चन हमें आता है तो आप क्या करते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से जब विभाजित किया जाता है तो क्या प्रति व्यक्ति आय निकलेगी, निर्वाह व्यय निकलेगा, निर्वाह स्तर निकलेगा, प्रति व्यक्ति उत्पादन निकलेगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद रखना है, ऐसा कब होता है जब आप पूरी जनसंख्या, मान लिया अब यार एक बात बताओ, आपके परिवार में कितने सर, 10 लोग रहते हैं, समझिए 10 लोग रहते हैं। अब आपके पूरे परिवार की आय कितनी है? पूरे परिवार की मान लिया आय सर क्या है, 100 रुपये है, 100 रुपये है। अब आपने उस 100 रुपये की अपनी जनसंख्या, जितने आपके घर की जनसंख्या कितनी सर, आपके घर की जनसंख्या 10 है। अब आपने उसको भाग दे दिया, मतलब क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, तो कितनी बची? 10 रुपये बची। 10 रुपये क्या हो गई सर, ये आपकी प्रति व्यक्ति आय होगी। क्या होगी सर, ये आपके पता चलेगी कि आपके प्रति व्यक्ति आपके परिवार में कितनी आय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय सर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार यानी कि जनसंख्या से हम भाग करते हैं तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकलती है। तो ये थे आज के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, या अगर पसंद ना आया तो डिसलाइक करें। और क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, अभी आगे जितने भी, जब तक पेपर नहीं होता आपको मैं डेली क्वेश्चन करवाऊंगा, एक बेहतरीन स्तर तक आपकी तैयारी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।